101 क्वेश्चन है कि कविता क्या है? प्रबल अनुभूतियों का सहज उद्रेक है। यह विचार किसका है? कविता क्या है? प्रबल अनुभूतियों का सहज उद्रेक है। यह विचार किसका? वर्ड्सवर्थ या मैथ्यू अर्नाल्ड, शैली या कोलरिज। तो किसका कथन है कि कविता प्रबल अनुभूतियों का सहज उद्रेक है? यह विचार किसका है? तो वर्ड्सवर्थ पहला क्वेश्चन सही है। ए कविता जो है प्रबल अनुभूतियों का सहज उद्रेक है। यह विचार जो है वर्ड्सवर्थ का है। वर्ड्सवर्थ की लिरिकल बैलेट्स प्रसिद्ध कृति है। इसे स्वच्छंदतावादी काव्य आंदोलन का घोषणा पत्र माना जाता है। तो 101 क्वेश्चन है कि कविता क्या है? प्रबल अनुभूतियों का सहज उद्रेक है। यह विचार किसका है? तो वर्ड्सवर्थ जो है ये सही जवाब है। तो वर्ड्सवर्थ की पुस्तक है लिरिकल बैलेट्स। ये इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है, कृति है लिरिकल बैलेट्स। इसे स्वच्छंदतावादी काव्य आंदोलन का घोषणा पत्र भी माना जाता है। क्या माना जाता है? इसे स्वच्छंदतावादी काव्य आंदोलन का घोषणा पत्र माना जाता है। 102 क्वेश्चन है कि महाकाव्य के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं? तो ये है कि 8 से कम सर्गों में संगठित होना चाहिए महाकाव्य के संदर्भ में। बी है कि सर्ग के अंत में आगामी सर्ग की कथा की सूचना होनी चाहिए। सी है कि इसकी कथा इतिहास किसी महापुरुष के वास्तविक जीवन पर आधारित होनी चाहिए। डी है कि नायक में धीरोदात्त गुणों का समावेश होना चाहिए। तो कौन सा कथन इसमें से सही नहीं ये बताना है। तो ये सही नहीं है कि 8 से कम सर्गों में संगठित होना चाहिए महाकाव्य। ये सही नहीं है, बल्कि सही क्या है? सर्ग के अंत में आगामी सर्ग की कथा की सूचना होनी चाहिए। सी है कि इसकी कथा इतिहास या किसी महापुरुष के वास्तविक जीवन पर आधारित होनी चाहिए। डी है कि नायक में धीरोदात्त गुणों का समावेश होना चाहिए। तो इसमें देखिए 8 से कम सर्गों में संगठित होना चाहिए महाकाव्य के संदर्भ में यह कथन सही नहीं। महाकाव्य के प्रमुख लक्षण इस प्रकार हैं। पहला नंबर है कि यह कम से कम 8 सर्ग में संगठित होना चाहिए। दूसरा नंबर, इसकी कथा इतिहास या किसी महापुरुष के वास्तविक जीवन पर आधारित होनी चाहिए। तीसरा नंबर, नायक में धीरोदात्त गुणों का समावेश होना चाहिए। और चौथा, सर्ग के अंत में आगामी सर्ग की कथा की सूचना होनी चाहिए। 101 क्वेश्चन में यही था कि कविता प्रबल अनुभूतियों का सहज उद्रेक है। यह विचार किसका है? तो वर्ड्सवर्थ का है। और इनकी पुस्तक जो है लिरिकल बैलेट्स प्रसिद्ध कृति है। इसे स्वच्छंदतावादी काव्य आंदोलन का घोषणा पत्र भी माना जाता है। 103 क्वेश्चन है कि शब्द का प्रसिद्ध अर्थ देने वाली शक्ति है। शब्द का प्रसिद्ध अर्थ देने वाली शक्ति है, इसमें से व्यंजना है, अभिधा है, अलंकार है, लक्षणा। तो शब्द का प्रसिद्ध अर्थ देने वाली शक्ति जो है वो अभिधा है। शब्द का प्रसिद्ध अर्थ देने वाली शक्ति क्या है? अभिधा शब्द शक्ति है। लक्षणा शब्द शक्ति में वाक्य का साधारण अर्थ और भावार्थ भिन्न होते हैं और लक्षण के आधार पर लागू होता है। यथा राम शेर है, तुम गधे हो। व्यंजना शब्द शक्ति वहाँ होती है जहाँ वाक्य तो साधारण होता है, लेकिन इसका प्रत्येक पाठक या श्रोता के लिए अर्थ भिन्न होता है। यथा जैसे शाम हो गई, इसका अर्थ गृहिणी के लिए अलग, कर्मचारियों के लिए अलग, चरवाहों के लिए अलग होगा। तो शब्द का प्रसिद्ध अर्थ देने वाली शक्ति कौन सी है? तो हमने बताया अभिधा। शब्द का प्रसिद्ध अर्थ देने वाली शक्ति अभिधा शब्द शक्ति है। लक्षणा शब्द शक्ति में वाक्य का साधारण अर्थ और भावार्थ भिन्न होता है और लक्षण के आधार पर लागू होता है। यथा राम शेर है, तुम गधे हो। व्यंजना शब्द शक्ति वहाँ होती है जहाँ वाक्य तो साधारण होता है, लेकिन इसका प्रत्येक पाठक या श्रोता के लिए अर्थ भिन्न होता है। यथा शाम हो गई, इसका अर्थ गृहिणी के लिए अलग, कर्मचारियों के लिए अलग, चरवाहों के लिए अलग होगा। 104 क्वेश्चन है कि वीर रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह, भय, विस्मय या क्रोध। तो वीर रस का स्थायी भाव जो है उत्साह है। वीर रस के 4 भेद हैं। पहला नंबर युद्धवीर, दूसरा नंबर दानवीर और दयावीर और चौथा धर्मवीर। तो वीर रस के 4 भेद हैं, युद्धवीर, दानवीर, दयावीर और धर्मवीर। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है।
105 क्वेश्चन की बात करेंगे कि प्रबंध काव्य में संगठन किसके द्वारा किया जाता है। प्रबंध काव्य में संगठन किसके द्वारा किया जाता है। देश काल के द्वारा, चरित्र, कथोपकथन या कथानक। तो प्रबंध काव्य में संगठन किसके द्वारा किया जाता है, इसका सही जवाब जो है कथानक है। प्रबंध काव्य में संगठन कथानक के द्वारा किया जाता है। प्रबंध काव्य, इसमें प्रमुख कथा काव्य के अंत तक जो है क्रमबद्ध रूप में चलती है। कथा का क्रम बीच में कहीं नहीं टूटता और गौण कथाएं बीच बीच में सहायक बनकर आती हैं। जैसे रामचरितमानस प्रबंध काव्य के दो भेद होते हैं। पहला नंबर है महाकाव्य, दूसरा खंड काव्य। तो इसमें प्रश्न यही पूछा गया था कि प्रबंध काव्य में संगठन किसके द्वारा किया जाता है। तो कथानक के द्वारा हमने बताया कि प्रबंध काव्य में संगठन जो है कथानक के द्वारा किया जाता है। प्रबंध काव्य, इसमें प्रमुख कथा काव्य के अंत तक क्रमबद्ध रूप में चलती है। कथा का क्रम बीच में कहीं नहीं टूटता और गौण कथाएं जो है बीच बीच में सहायक बनकर आती हैं। जैसे रामचरितमानस प्रबंध काव्य के दो भेद होते हैं। पहला नंबर महाकाव्य और दूसरा नंबर खंड काव्य। 106 क्वेश्चन है कि उपन्यास का तत्व कौन सा इसमें से नहीं है। चरित्र चित्रण नहीं है, या कथोपकथन, रंगमंच, कथा वस्तु। तो उपन्यास का तत्व इसमें से कौन सा नहीं है, तो इसका सही जवाब जो है सी है। रंगमंच जो है ये उपन्यास का तत्व नहीं है, बल्कि चरित्र चित्रण हो गया, कथोपकथन हो गया, कथा वस्तु। चरित्र चित्रण, कथोपकथन, कथा वस्तु ये सभी हैं। रंगमंच उपन्यास का तत्व नहीं। रंगमंच की आवश्यकता नाटक के अभिनय के लिए होती है। चरित्र चित्रण, कथोपकथन, संवाद, कथा वस्तु उपन्यास के प्रमुख तत्व हैं। चरित्र चित्रण, कथोपकथन, कथा वस्तु ये क्या है, उपन्यास के प्रमुख तत्व हैं। 107 क्वेश्चन है कि विभावा अनुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति सूत्र किसका है। इसको तो जानते ही होंगे। 107 नंबर है कि विभावा अनुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति सूत्र किसका है। भरत मुनि, भामा, जगन्नाथ या मम्मट। तो किसका कथन है, ये सूत्र किसका है, तो ये भरत मुनि का सूत्र है। ये सही है। विभावा अनुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति सूत्र भरत मुनि का है। भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र की रचना की। इसमें कुल 36 अध्याय हैं। इसे पंचम वेद भी कहा गया है। भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में 10 गुण, 10 दोष तथा 4 अलंकार, यमक, उपमा, रूपक तथा दीपक की मीमांसा की है। तो विभावा अनुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति सूत्र किसका है, भरत मुनि का है। भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र की रचना की। इसमें कुल 36 अध्याय हैं। इसे पंचम वेद भी कहा गया है। भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में 10 गुण, 10 दोष तथा 4 अलंकार, यमक, उपमा, रूपक तथा दीपक की मीमांसा की है। 108 क्वेश्चन है कि भरत मुनि ने नाटक में कितने रस माने हैं। भरत मुनि ने नाटक में कितने रस माने हैं, 10, 11, 9 या 8। तो भरत मुनि ने नाटक में कितने रस माने हैं, तो भरत मुनि ने नाटक में 8 रस माने हैं। भरत मुनि ने नाटक में 8 रस माने। भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में कुल भावों की संख्या कितनी मानी है, तो 49 मानी है, जिसमें 8 स्थायी भाव, 8 सात्विक भाव तथा 33 जो है संचारी भाव या व्यभिचारी भाव माना है। इन्हीं 8 स्थायी भावों के आधार पर रसों की संख्या 8 माना है। तो भरत मुनि ने नाटक में कितने रस माने, तो 8 माने। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में कुल भावों की संख्या 49 मानी है, जिसमें 8 स्थायी भाव, 8 सात्विक भाव तथा 33 संचारी या व्यभिचारी भाव माना जाता है। इन्हीं 8 स्थायी भावों के आधार पर जो है रसों की संख्या 8 माना है। अगला क्वेश्चन है कि 109 क्वेश्चन है कि शब्दार्थों सहितो काव्यम, काव्य की यह परिभाषा किसने दी। शब्दार्थों सहितो काव्यम, काव्य की यह परिभाषा किसने दी, तो भामा, विश्वनाथ, मम्मट, भरत मुनि। शब्दार्थों सहितो काव्यम, तो इसका सही जवाब जो है भामा है। शब्दार्थों सहितो काव्यम, काव्य की यह परिभाषा भामा ने दी है। शब्दार्थों सहितो काव्यम, काव्य की यह परिभाषा किसने दी, भामा ने दी है। भामा ने काव्यालंकार नामक ग्रंथ की रचना की है, जो
6 परिच्छेदों में विभक्त है। शेष ने काव्य लक्षण इस प्रकार बताए हैं। मम्मट की बात करें तो तद्दोषो शब्दार्थो सगुणावलंकृति पुनः क्वापि इनकी है, और वाक्यम रसात्मकम काव्यम विश्वनाथ का है, और शब्दार्थो सहितो काव्यम भामा का है। अगर पूछ लिया जाए कि तद्दोषो शब्दार्थो सगुणावलंकृति पुनः क्वापि किसका है, तो मम्मट का है। वाक्यम रसात्मकम काव्यम विश्वनाथ का है। शब्दार्थो सहितो काव्यम भामा का है। तो शब्दार्थो सहितो काव्यम, काव्य की यह परिभाषा भामा ने दी है। भामा ने काव्य अलंकार नामक ग्रंथ की रचना की, जो 6 परिच्छेदों में विभक्त है। शेष ने काव्य लक्षण इस प्रकार बताया है। 110 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से संचारी भाव कौन सा है। निम्नलिखित में से संचारी भाव कौन सा है। स्वरभंग है, ग्लानि, स्वेद, स्तंभ। तो इसमें से संचारी भाव बताना है कौन सा है। तो इसका सही जवाब बी है। ग्लानि जो है ये संचारी भाव है। तो कौन सा संचारी भाव कौन सा है, तो ग्लानि जो है संचारी भाव है। दिए गए भावों में ग्लानि संचारी भाव है। संचारी भावों की संख्या 33 मानी गई है। ध्यातव्य हो कि संचारी भाव किसी न किसी स्थायी भाव के साथ प्रकट होते हैं। ये क्षणिक, अस्थायी, पराश्रित होते हैं। इसकी अलग पहचान नहीं होती। ये किसी एक स्थायी भाव के साथ न रहकर सभी के साथ संचरण करते हैं, अतः इन्हें संचारी या व्यभिचारी भाव कहते हैं। तो दिए गए भावों में ग्लानि जो है संचारी भाव है। संचारी भावों की संख्या 33 मानी गई है। ध्यातव्य हो कि संचारी भाव किसी न किसी स्थायी भाव के साथ प्रकट होते हैं। ये क्षणिक, अस्थायी, पराश्रित होते हैं। इसकी अलग पहचान नहीं होती। ये किसी एक स्थायी भाव के साथ न रहकर सभी के साथ संचरण करते हैं, अतः इन्हें संचारी या व्यभिचारी भाव कहते हैं। 111 क्वेश्चन है कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम, यह मत किसका है। तो मम्मट, जगन्नाथ, विश्वनाथ, भामा। तो वाक्यम रसात्मकम काव्यम यह मत किसका है, तो विश्वनाथ का है। इसके पीछे बताए थे हम। यह मत जो है आचार्य विश्वनाथ का है। विश्वनाथ ने 10 परिच्छेदों में अध्यायों में साहित्य दर्पण नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की है। तो वाक्यम रसात्मकम काव्यम यह मत आचार्य विश्वनाथ का है। विश्वनाथ ने 10 परिच्छेदों अध्यायों में साहित्य दर्पण नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की क्या की है, रचना की है। 112 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सात्विक अनुभाव कौन सा है। लज्जा है, हर्ष है, विषाद है, रोमांच है। तो आपको सात्विक अनुभाव बताना है, इनमें से कौन सा है। लज्जा, हर्ष, विषाद, रोमांच। तो सात्विक अनुभाव जो है डी सही है इसका। रोमांच जो है सात्विक अनुभाव है। जो भावों के पश्चात उत्पन्न हो उन्हें क्या कहते हैं, अनुभाव कहते हैं। जो भावों के पश्चात उत्पन्न हो उन्हें अनुभाव कहते हैं। आलंबन, उद्दीपन आदि कारणों से उत्पन्न भावों को बाहर प्रकाशित करने वाले कार्य को अनुभाव कहा जाता है। ये भाव के सूचक होते हैं। सात्विक अनुभाव की संख्या कितनी है, 8 है। सात्विक अनुभाव की संख्या कितनी है, 8 है। तो हमने रोमांच बताया है, तो इसमें से देख लीजिए। पहला नंबर स्वेद है, दूसरा नंबर स्तंभ, तीसरा नंबर स्वरभंग, चौथा कंप है, पांचवा वैवर्ण, छठवां अश्रु, सातवां प्रलय, आठवां क्या है, रोमांच है। तो निम्नलिखित में से सात्विक अनुभाव, तो क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से सात्विक अनुभाव कौन सा है। तो हमने रोमांच बताया था सात्विक अनुभाव है। जो भावों के पश्चात उत्पन्न हो उन्हें अनुभाव कहते हैं। आलंबन, उद्दीपन आदि कारणों से उत्पन्न भावों को बाहर प्रकाशित करने वाले कार्य को अनुभाव कहा जाता है। ये भाव के सूचक होते हैं। सात्विक अनुभाव की संख्या क्या है, 8 है। पहला नंबर स्वेद है, दूसरा स्तंभ है, तीसरा स्वरभंग, चौथा कंप, पांचवा वैवर्ण, छठवां अश्रु, सातवां प्रलय और 8वां क्या है, रोमांच है। 113 क्वेश्चन है कि काव्य आत्मा की संकल्पात्मक अनुभूति है। काव्य क्या है, काव्य आत्मा की संकल्पात्मक अनुभूति है। यह कथन किसका है। रामचंद्र शुक्ल, पंत, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद। काव्य क्या है, आत्मा की संकल्पात्मक अनुभूति है। यह कथन किसका है। तो इसमें से सही जवाब जो है डी है, जयशंकर प्रसाद जी।
ने कहा था कि काव्य जो है आत्मा की संकल्पात्मक अनुभूति है। यह कथन जो है जयशंकर प्रसाद जी की है। शेष इस प्रकार है। सुमित्रा नंदन पंत की बात करें तो इन्होंने कहा था कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। कविता क्या है? हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। ये सुमित्रा नंदन पंत की कथन है। महादेवी वर्मा की कथन देख लें तो कविता जो है कवि विशेष की भावनाओं का चित्रण है और वह चित्रण इतना ठीक है कि उससे वैसे ही भावनाएं किसी दूसरे के हृदय में आविर्भूत होती हैं। कविता क्या है? कवि विशेष की भावनाओं का चित्रण है और वह चित्रण इतना ठीक है कि उससे वैसी ही भावनाएं किसी दूसरे के हृदय में आविर्भूत होती हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी की कथन देख लें तो अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। ये महावीर प्रसाद द्विवेदी का कथन है कि अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम क्या है? कविता है। रामचंद्र शुक्ल की बात करें, जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था जो है ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है उसे कविता कहते हैं। तो जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है उसे कविता कहते हैं। तो 113 क्वेश्चन यही था कि काव्य आत्मा की संकल्पात्मक अनुभूति है। यह कथन किसका है? तो हमने बताया जयशंकर प्रसाद। सुमित्रा नंदन पंत का हमने कथन बताया कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। महादेवी वर्मा की कथन है कि कविता कवि विशेष की भावनाओं का चित्रण है और वह चित्रण इतना ठीक है कि उससे वैसे ही भावनाएं किसी दूसरे के हृदय में आविर्भूत होती है। महावीर प्रसाद द्विवेदी का कथन है कि अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। रामचंद्र शुक्ल का कथन, जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है उसे कविता कहते हैं। 114 क्वेश्चन है कि करुण रस का स्थायी भाव क्या है? शोक है, क्रोध, रति या निर्वेद? तो करुण रस का स्थायी भाव शोक है। क्रोध जो है रौद्र रस का और रति जो है श्रृंगार रस का तथा निर्वेद जो है शांत रस का स्थायी भाव। तो करुण रस का स्थायी भाव शोक है, क्रोध का रौद्र रस का और रति जो है श्रृंगार रस का तथा निर्वेद जो है शांत रस का स्थायी भाव है। 115 क्वेश्चन है कि प्रयोजनवती लक्षण के भेद कौन से हैं? गौणी शुद्धा या शुद्धारूढ़ा या साध्यार्थी गौणी रूढ़ा? तो प्रयोजनवती लक्षण के भेद हैं। 115 का सही जवाब क्या होगा? ए सही जवाब है। क्या है? ए सही जवाब है। प्रयोजनवती लक्षण के भेद गौणी और शुद्धा होता है। प्रयोजनवती लक्षण के भेद क्या है? गौणी और शुद्धा होता है। देखिए, प्रयोजनवती लक्षण के भेद गौणी एवं शुद्धा है। प्रयोजनवती लक्षणा में किसी विशेष प्रयोजन की सिद्धि के लिए लक्षण की जाती है। जैसे बहुत सी तलवारें मैदान में आ गई। बहुत सी तलवारें क्या हो गई? मैदान में आ गई। इस वाक्य में हम तलवार का अर्थ तलवार ही करके रह जाते हैं, तो अर्थ में बाधा पड़ती है। अतः जिस लक्षणा द्वारा यह अर्थ लिया वह प्रयोजनवती हुई। तो प्रयोजनवती लक्षण के भेद गौणी एवं शुद्धा है। ठीक है। प्रयोजनवती लक्षणा में किसी विशेष प्रयोजन की सिद्धि के लिए लक्षणा की जाती है। जैसे बहुत सी तलवारें मैदान में आ गईं। इस वाक्य में हम तलवार का अर्थ तलवार ही करके रह जाते हैं, तो अर्थ में बाधा पड़ती है। अतः जिस लक्षणा द्वारा यह अर्थ लिया वह प्रयोजनवती हुई। 100 तो गौड़ी और क्या है? शुद्धा है प्रयोजनवती लक्षणा के भेद। 116 क्वेश्चन है कि सात्विक अनुभाव कितने प्रकार के हैं? 12 प्रकार, 8 प्रकार, 6 प्रकार, 10 प्रकार। तो हमने इसके पहले 8 प्रकार बताए थे सात्विक अनुभाव के। सात्विक अनुभाव 8 प्रकार के होते हैं। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में भावों की संख्या कितनी मानी? 49 माना है, जिसमें 8 स्थायी भाव, 8 सात्विक अनुभाव तथा 33 जो है संसारी भाव है।
8 सात्विक अनुभाव इस प्रकार है। पहला नंबर स्तंभ है, दूसरा स्वेद, स्वरभंग, बेपथ्यो या कंपन, पांचवा भयवर्ण, रंग उड़ जाना, अश्रुपात, छठवां है सतवां रोमांच, आठवां प्रलय है। तो सात्विक अनुभाव 8 प्रकार के होते हैं। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में भावों की संख्या 49 माना है, जिसमें 8 स्थायी भाव, 8 सात्विक अनुभाव तथा 33 संचारी भाव हैं। 8 सात्विक अनुभाव इस प्रकार है। पहला नंबर स्तंभ है, दूसरा स्वेद, स्वरभंग, बेपथ्यो, कंपन, भयवर्ण, रंग उड़ जाना, अश्रुपात, रोमांच, प्रलय। 117 क्वेश्चन है कि काव्य का अनिवार्य तत्व क्या नहीं है। काव्य का अनिवार्य तत्व इसमें से कौन सा नहीं है। शब्द तत्व, अलंकार तत्व, अर्थ तत्व, भाव तत्व। तो काव्य का अनिवार्य तत्व क्या नहीं है इसमें से। तो काव्य का अनिवार्य तत्व जो है अलंकार तत्व जो है नहीं है। काव्य का अनिवार्य तत्व क्या नहीं है, तो अलंकार तत्व जो है काव्य का अनिवार्य तत्व नहीं है, बल्कि शब्द तत्व है, अर्थ तत्व, भाव तत्व, ये सभी काव्य के अनिवार्य तत्व हैं। शब्द तत्व, अर्थ तत्व और भाव तत्व अलंकार तत्व नहीं है। अलंकार तत्व काव्य का अनिवार्य तत्व नहीं, यह काव्य का शोभा विधायक तत्व है। अलंकार तत्व, शब्द तत्व, अर्थ तत्व तथा भाव तत्व के बिना काव्य सृजन संभव नहीं, अतः ये काव्य के अनिवार्य तत्व है। 118 क्वेश्चन है कि रस निष्पत्ति में उत्पत्तिवाद का संबंध किससे है। रस निष्पत्ति में उत्पत्तिवाद का संबंध किससे है। शंकुक से है, भट्ट लोल्लट से है या अभिनवगुप्त से है, भट्टनायक से है। तो उत्पत्तिवाद के संबंध की बात करें तो भट्ट लोल्लट से है। रस निष्पत्ति में उत्पत्तिवाद का संबंध किससे है, तो भट्ट लोल्लट से है। रस सूत्र के व्याख्याता एवं इनसे संबंधित प्रमुख वाद का विवरण निम्न है। अगर भट्ट लोल्लट की बात करें तो इनका सिद्धांत या वाद है उत्पत्तिवाद और आरोपवाद। और इनका दार्शनिक मत क्या है भैया, मीमांसा दर्शन है। क्या है, मीमांसा दर्शन। शंकुक की बात करें तो इनकी सिद्धांत या वाद अनुमितिवाद है, अनुमितिवाद। और दार्शनिक मत न्याय दर्शन है। भट्टनायक की बात करें तो इनका जो सिद्धांत है भुक्ति या भोगवाद है। और दार्शनिक मत क्या है, सांख्य दर्शन है। अभिनवगुप्त की बात करें तो इनका सिद्धांत अव्यक्तिवाद और दार्शनिक मत जो है शैव दर्शन है। अभिनवगुप्त अव्यक्तिवाद, शैव दर्शन। भट्टनायक भुक्ति या भोगवाद, सांख्य दर्शन। शंकुक अनुमितिवाद, न्याय दर्शन। और भट्ट लोल्लट उत्पत्तिवाद या आरोपवाद, मीमांसा दर्शन। तो रस निष्पत्ति प्रश्न यही था कि रस निष्पत्ति में उत्पत्तिवाद का संबंध किससे है, तो भट्ट लोल्लट से है। 119 क्वेश्चन है कि मम्मट के काव्य प्रयोजन में कौन सा शामिल नहीं है। मम्मट के काव्य प्रयोजन में इनमें से कौन सा शामिल नहीं है, तो कंता के समान उपदेश या कांता के समान उपदेश, अमंगल का नाश या लोकातीत आनंद। तो इसमें से ये सही नहीं है। मम्मट के काव्य प्रयोजन में कौन सा शामिल नहीं है, तो कंता के समान उपदेश जो है ये शामिल नहीं है, बल्कि कांता के समान उपदेश, अमंगल का नाश, लोकातीत आनंद, ये सभी शामिल है। मम्मट के काव्य प्रयोजन में कंता के समान उपदेश शामिल नहीं। मम्मट के अनुसार काव्य प्रयोजन में निम्नलिखित बातें शामिल हैं। पहला नंबर यश प्राप्ति है, दूसरा नंबर वित्तीय लाभ है, तीसरा नंबर लोक व्यवहार है, चौथा नंबर शिवेत रक्षत है, अमंगल का नाश। शिवेत रक्षत है, अमंगल का नाश है। और पांचवा शब्द पर निवृत्ति, तत्काल परमानंद की प्राप्ति। छठवां नंबर कांता संमित उपदेश संबंधित सूत्र इस प्रकार है। काव्यम यश से अर्थवृत्ते, काव्यम यश से अर्थवृत्ते, व्यवहार विदे शिवेत रक्षते, श्रद्धा परिनिवृत्ते, कांता संमित तयोपदेश युजे। तो ये जो है संबंधित सूत्र इस प्रकार है। तो ये किसका है, मम्मट का सूत्र है। अगला क्वेश्चन है कि 119 क्वेश्चन यही था कि मम्मट के काव्य प्रयोजन में कौन सा शामिल नहीं है, तो कंता के समान उपदेश नहीं है, बल्कि कांता के समान उपदेश है, अमंगल का नाश है और लोकातीत आनंद है। 120 क्वेश्चन है रस निष्पत्ति में भुक्तिवाद की अवधारणा के संबंध किससे है। भुक्तिवाद का
अभिनवगुप्त का है भट्टनायक, शंकुक, लोल्लट। तो भुक्तिवाद किससे संबंधित है? तो भुक्तिवाद जो है भट्टनायक से संबंधित है, बी सही है। रस निष्पत्ति में भुक्तिवाद की अवधारणा के संबंध जो है भट्टनायक से इस प्रकार है। उत्पत्ति या आरोपवाद भट्ट लोल्लट का है। अनुमितिवाद भट्ट शंकुक। और अभिनवगुप्त का अव्यक्तिवाद है। अभिनवगुप्त का अव्यक्तिवाद। अनुमितिवाद भट्ट शंकुक। उत्पत्ति या आरोपवाद भट्ट लोल्लट। और अगर बात करें भुक्तिवाद का संबंध तो यह भट्टनायक का है। भुक्तिवाद का संबंध किससे है? भट्टनायक से है। 121 क्वेश्चन है कि उपमेय में उपमान के निषेध रहित आरोप होने पर कौन सा अलंकार होता है? उपमेय में उपमान के निषेध रहित आरोप होने पर कौन सा अलंकार होगा? वक्रोक्ति, उत्प्रेक्षा, उपमा, रूपक। तो उपमेय में उपमान के निषेध रहित आरोप होने पर, उपमेय में उपमान के निषेध रहित आरोप होने पर कौन सा अलंकार होगा? तो इसका सही जवाब डी है, रूपक है। विवरण इस प्रकार है। रूपक की बात करें तो उपमेय में उपमान के निषेध रहित आरोप होने पर रूपक अलंकार होता है। उपमा में क्या होता है कि दो वस्तुओं में समान धर्म के प्रतिपादन को उपमा कहते हैं। दो वस्तुओं में समान धर्म के प्रतिपादन को उपमा कहते हैं। उत्प्रेक्षा किसे कहते हैं? उपमेय में कल्पित उपमान की संभावना को उत्प्रेक्षा कहते हैं। उत्प्रेक्षा किसे कहते हैं? उपमेय में कल्पित जो है उपमान की संभावना को उत्प्रेक्षा कहते हैं। वक्रोक्ति किसे कहते हैं? किसी अन्य अभिप्राय से कहे हुए वाक्य का दूसरे व्यक्ति द्वारा श्लेष अथवा काकु उक्ति से अन्य अर्थ कल्पित किया जाना, तो ये वक्रोक्ति है। तो किसी अन्य अभिप्राय से कहे हुए वाक्य का दूसरे व्यक्ति द्वारा श्लेष अथवा काकु उक्ति से अन्य अर्थ कल्पित किया जाना, ये क्या है? वक्रोक्ति है। तो उपमेय में उपमान के निषेध रहित आरोप होने पर कौन सा अलंकार होता है? तो ये रूपक अलंकार होता है। दो वस्तुओं में समान धर्म के प्रतिपादन को उपमा कहते हैं। उपमा अलंकार होता है। उपमेय में कल्पित उपमान की संभावना को उत्प्रेक्षा कहते हैं। किसी अन्य अभिप्राय से कहे हुए वाक्य का दूसरे व्यक्ति द्वारा श्लेष अथवा काकु उक्ति से अन्य अर्थ कल्पित किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? जाना, उसे वक्रोक्ति कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ओज गुण का संबंध किस रस से है? रौद्र, श्रृंगार, शांत या करुण। तो ये सही है। ओज गुण का संबंध जो है रौद्र रस से है, जबकि श्रृंगार करुण तथा शांत जो है, श्रृंगार हो गया करुण तथा शांत माधुर्य गुण के अंतर्गत आते हैं। 123 क्वेश्चन है कि व्याकरण विरुद्ध प्रयोगों में कौन सा दोष माना जाता है? च्युत संस्कृति, क्लिष्टत्व, श्रुति कटुत्व या संदिग्धत्व। तो व्याकरण विरुद्ध प्रयोगों में कौन सा दोष माना जाता है? च्युत संस्कृति, क्लिष्टत्व, श्रुति कटुत्व, संदिग्धित्व। तो इसका व्याकरण विरुद्ध प्रयोगों में कौन सा दोष माना जाता है? तो इसका सही जवाब ए है। च्युत संस्कृति जो है यह व्याकरण विरुद्ध प्रयोगों में दोष माना जाता है। च्युत संस्कृति व्याकरण विरुद्ध प्रयोगों में च्युत संस्कृति का विदोष माना जाता है। दृष्टिकूट पदों में प्रयुक्त ऐसी शब्दावली जिसका अर्थ गुणा भाग करके कठिनाई से निकलता है, क्लिष्टत्व दोष से युक्त मानी जाती है। जैसे नखत वेद ग्रह जोरी अर्धकरी को बरजय हम खात। नखत वेद ग्रह जोरी अर्धकरी को बरजय हम खात। तो व्याकरण विरुद्ध प्रयोगों में कौन सा दोष माना जाता है? तो च्युत संस्कृति, हमने ऐसे ही बताया। व्याकरण विरुद्ध प्रयोगों में च्युत संस्कृति का विदोष माना जाता है। दृष्टिकूट पदों में प्रयुक्त ऐसी शब्दावली जिसका अर्थ गुणा भाग करके कठिनाई से निकलता है, क्लिष्टत्व दोष से युक्त मानी जाती है। जैसे नखत वेद ग्रह जोरी अर्धकरी को बरजय हम खात। 124 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ दोष के अंतर्गत आता है? कष्टार्थत्व, न्यून पदत्व या अप्रयुक्तत्व, अधिक पदत्व। तो कौन सा अर्थ दोष के अंतर्गत आता है? तो इसका सही जवाब ए है। कष्टार्थत्व जो है अर्थ दोष के अंतर्गत आता है। शेष शब्द दोष है। शेष शब्द क्या है? न्यून पदत्व दोष है, अप्रयुक्तत्व दोष है, अधिक पदत्व।
तो कौन सा अर्थ दोष के अंतर्गत आता है? तो कष्टार्थत्व अर्थ दोष के अंतर्गत आता है। शेष शब्द क्या है? दोष है। 125 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा छंद वार्णिक छंद है? इसमें से अरिल है या रोला है, शालिनी है या गीतिका? इसमें से आपको वार्णिक छंद बताना है। अरिल, रोला, शालिनी, गीतिका। तो सी सही है। शालिनी जो है, शालिनी ये वार्णिक छंद है। शालिनी क्या है? छंद, वार्णिक छंद है। शेष अरिल हो गया, रोला हो गया एवं गीतिका क्या है? मात्रिक छंद है। रोला, गीतिका और अरिल जो है ये मात्रिक छंद है। और अगर वार्णिक छंद की बात करें तो ये शालिनी है। तो इनमें से कौन सा छंद वार्णिक छंद है? तो हमने बताया शालिनी है। अरिल, रोला, गीतिका ये सभी मात्रिक छंद में आते हैं। 126 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अर्ध सममात्रिक छंद है? उपेंद्र वज्रा, दोहा, इंद्र वज्रा, हरिगीतिका। इनमें से कौन सा अर्ध सममात्रिक छंद है? तो कौन सा सही जवाब है? दोहा जो है अर्ध सममात्रिक छंद है। दोहा क्या है? अर्ध सममात्रिक छंद है। दोहा के प्रथम एवं तृतीय चरण में 13-13 तथा द्वितीय एवं चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। तो प्रथम एवं तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। और दोहा क्या है? अर्ध सममात्रिक छंद है। तो इनमें से कौन सा अर्ध सममात्रिक छंद है? तो दोहा है। और दोहा में जो है प्रथम एवं तृतीय चरण में 13-13 तथा द्वितीय एवं चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। इसके पीछे 125 क्वेश्चन था कि कौन सा छंद वार्णिक छंद है? तो हमने बताया शालिनी छंद वार्णिक छंद है। रोला, गीतिका, अरिल ये जो है मात्रिक छंद है। अगला क्वेश्चन है 27 क्वेश्चन है 127। भरत मुनि ने गुणों की संख्या कितनी मानी है? भरत मुनि ने गुणों की संख्या कितनी मानी? 10 मानी, 8 मानी, 5 मानी या 3 मानी? तो भरत मुनि ने गुणों की संख्या जो है 10 मानी है। भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की है। इसे पंचम वेद की संज्ञा दी है। इसमें भरत मुनि ने 10 काव्य गुण, 10 काव्य दोष तथा 4 अलंकार, यमक, उपमा, रूपक एवं दीपक माना है। इसमें भावों की संख्या जो है 49 मानी है और रस की संख्या 8 मानी है। तो भरत मुनि ने गुणों की संख्या कितनी मानी? तो हमने बताया कि भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की है। इसे पंचम वेद की संज्ञा दी है। इसमें भरत मुनि ने 10 काव्य गुण जो है काव्य गुण, 10 काव्य दोष तथा 4 अलंकार, यमक, उपमा, रूपक एवं दीपक माना है। इसमें भावों की संख्या 49 मानी है, रस की संख्या 8 मानी है। 128 क्वेश्चन है कि को घटिये वृषभानुजा वे हलधर के वीर। को घटी ये वृषभानुजा वे हलधर के वीर में है क्या? शाब्दी व्यंजना है, अर्थी व्यंजना, अभिधा या लक्षणा है? तो कौन सा है? तो इसमें से सही जवाब जो है ए है। वो घटी को घटी ये वृषभानुजा वे हलधर के वीर में है शाब्दी व्यंजना। क्या है? शाब्दी व्यंजना। वीर में शाब्दी व्यंजना है। व्यंजना शब्द शक्ति के 2 भेद होते हैं। पहला नंबर शाब्दी व्यंजना, दूसरा नंबर आर्थी व्यंजना। तो व्यंजना शब्द शक्ति के 2 भेद होते हैं। पहला नंबर शाब्दी व्यंजना और दूसरा नंबर आर्थी व्यंजना। तो को घटी ये वृषभानुजा वे हलधर के वीर में शाब्दी व्यंजना है। और शाब्दी व्यंजना के व्यंजना शब्द शक्ति के 2 भेद होते हैं, शाब्दी व्यंजना और दूसरा आर्थी व्यंजना। 129 क्वेश्चन है कि माधुर्य गुण के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला है कि इसमें संयुक्ता अक्षर का प्रायः अभाव होता है, समास का अभाव होता है, या इसमें हृदय में द्रुति उत्पन्न होती है, इसमें टा वर्ग के व्यंजन रहते हैं। तो कौन सा सही नहीं है माधुर्य गुण के संबंध में, ये बताना है। तो डी सही नहीं है, इसमें टा वर्ग के व्यंजन रहते हैं, ये जो है सही नहीं है। बल्कि इसमें संयुक्ता अक्षर का प्रायः अभाव होता है, समास का अभाव होता है इसमें, और इसमें हृदय में द्रुति उत्पन्न होती है। इसमें हृदय में द्रुति उत्पन्न होती है माधुर्य गुण में। तो इसमें टा वर्ग के व्यंजन रहते हैं। माधुर्य गुण के संबंध में यह कथन सही नहीं है, बल्कि टा वर्ग के व्यंजन के संबंध
ओज गुण से है, जबकि इसमें संयुक्ताक्षर का प्रायः अभाव होता है, समास का अभाव होता है तथा इसमें हृदय में द्रुति उत्पन्न होती है। माधुर्य गुण के संबंध में सही कथन है। और टा वर्ग के व्यंजन के संबंध जो है ओज गुण से है। 130 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अर्थालंकार कौन सा है? उत्प्रेक्षा, यमक, श्लेष, अनुप्रास। तो इसमें से अर्थालंकार बताना है कि उत्प्रेक्षा है, यमक है या श्लेष है या अनुप्रास है। तो इसका सही जवाब जो है ए है। उत्प्रेक्षा अलंकार जो है ये अर्थालंकार है। उत्प्रेक्षा अर्थालंकार है। तो दिए गए अलंकारों में उत्प्रेक्षा जो है अर्थालंकार का भेद है। श्लेष, यमक, शेष, यमक, श्लेष एवं अनुप्रास जो है शब्दालंकार के भेद है। तो अर्थालंकार की बात करें तो उत्प्रेक्षा है और यमक, श्लेष और अनुप्रास जो है ये शब्दालंकार है। अर्थालंकार में उत्प्रेक्षा, यमक, श्लेष, अनुप्रास ये जो है शब्दालंकार है। नीचे दिए गए काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कई दिनों तक चूल्हा रोया, कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास, कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त, कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त, कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त, दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, धुआं उठा आंगन से ऊपर कई दिनों के बाद, कौवे ने खुजलाई पाँखें कई दिनों के बाद। तो क्या काव्यांश है कि कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास, कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त, कई दिनों तक चूल्हों की भी हालत रही शिकस्त, दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, धुआं उठा आंगन से ऊपर कई दिनों के बाद, कौवे ने खुजलाई पाँखें कई दिनों के बाद। काव्यांश में आंखें चमक उठने का अर्थ क्या है? दिखाई न देना, या आश्चर्य, या दुख, या प्रसन्नता। तो काव्यांश में आंखें चमक उठने का अर्थ क्या है? तो इसका डी सही जवाब है, प्रसन्नता होगा। काव्यांश में आंखें चमक उठने का अर्थ है प्रसन्नता से है। 132 क्वेश्चन है कि कई दिनों के बाद निम्न में से क्या नहीं हुआ? कौवे ने पाँखें खुजलाई, चूहों की हालत खराब रही, घर के अंदर दाने आए, आंगन के ऊपर धुआं उठा। तो बी सही है इसका कि कई दिनों के बाद निम्न में से क्या नहीं हुआ? चूहों की हालत खराब रही, ये जो है नहीं हुआ, बल्कि कौवे ने पाँखें खुजलाई और घर के अंदर दाने आए, आंगन के ऊपर धुआं उठा। अगला क्वेश्चन है काव्यांश में चूल्हा के रोने का आशय क्या है? चूल्हा गंदा होना, चूल्हा जलना, चूल्हा टूट जाना, या चूल्हा न जलना। तो चूल्हा के रोने का आशय है कि डी सही है, चूल्हा न जलना। काव्यांश में चूल्हा के रोने से आशय है कि चूल्हा का न जलना। काव्यांश में किसके उदास रहने का जिक्र है? कुतिया का, चूल्हा का, या चक्की का, या छिपकलियाँ का। तो चक्की का जो है उदास रहने का जिक्र है, सी सही है, चक्की का जो है उदास रहने का जिक्र हुआ है। आंगन के ऊपर धुआं उठने का संकेतार्थ है, तो बदली होना, चूल्हा जलना, कुहासा होना, आग लगना। तो आंगन के ऊपर धुआं उठने का संकेतार्थ है कि चूल्हा जलना। नीचे जो है 136 से 140 तक जो है गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। संस्कृति मनुष्य की विविध साधनों का सर्वोत्तम क्या है? परिणति है। संस्कृति क्या है? मनुष्य की विविध साधनों की सर्वोत्तम परिणति है। धर्म के समान वह भी अवरोधी वस्तु है। वह समस्त दृश्यमान विरोधों में सामंजस्य स्थापित करती है। भारतीय जनता की विविध साधनाओं की सबसे सुंदर परिणति को ही भारतीय संस्कृति कहा जा सकता है। सच पूछा जाए तो यह समस्याओं का समाधान है। उसकी अपनी समस्या कुछ भी नहीं है, परंतु नाना कारणों से सारा भारतीय जनसमूह उस बड़े उपलब्ध सत्य को आत्मसात नहीं कर सका है। क्योंकि ऐसा नहीं हो सका है और क्या करने में भारतीय संस्कृति अर्थात भारतीय श्रेष्ठ व्यक्तियों का सर्वोत्तम सारी जनता की अपनी चीज़ बन सकती है, यही समस्या है। तो संस्कृति क्या है? मनुष्य की विविध साधनों की सर्वोत्तम परिणति है। धर्म के समान वह भी अवरोधी वस्तु है। वह समस्त दृश्यमान विरोधों में सामंजस्य स्थापित करती है। भारतीय जनता की विविध साधनाओं की सबसे सुंदर परिणति को ही भारतीय संस्कृति कहा जा सकता है। सच पूछा जाए तो यह समस्याओं का समाधान है। उसकी अपनी समस्या कुछ भी नहीं
है, परंतु नाना कारणों से सारा भारतीय जनसमूह उस बड़े उपलब्ध सत्य को आत्मसात नहीं कर सका है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सका है। और क्या करने में भारतीय संस्कृति अर्थात भारतीय श्रेष्ठ व्यक्तियों का सर्वोत्तम सारी जनता की अपनी चीज़ बन सकती है, यही समस्या है। तो 136 क्वेश्चन है कि संस्कृति किसके समान अवरोधी वस्तु है? राष्ट्र के समान, धर्म के, संप्रदाय, जाति। तो बी सही है। धर्म जो है संस्कृति किसके समान अवरोधी वस्तु है? तो धर्म के समान, धर्म के समान जो है अवरोधी वस्तु है संस्कृति। तो 137 क्वेश्चन है कि संस्कृति जो है विरोधों में क्या स्थापित करती है? सामंजस्य, वैमनस्य, एकता या अनेकता। तो संस्कृति विरोधों में स्थापित करती है सामंजस्य, जो है संस्कृति विरोधों में सामंजस्य स्थापित करती है। 138 क्वेश्चन है कि संस्कृति के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो सारे भारतवासियों ने बड़े उपलब्ध सत्य को आत्मसात कर लिया है। भारतीय संस्कृति यानी भारतीय श्रेष्ठ व्यक्तियों का सर्वोत्तम, यह समस्याओं का समाधान है, इसकी अपनी कोई समस्या नहीं है। तो इसका सही जवाब जो है ए है कि संस्कृति के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो ए सही, ए जो है सारे भारतवासियों ने बड़े उपलब्ध सत्य को आत्मसात कर लिया, ये गलत है। बल्कि भारतीय संस्कृति यानी भारतीय श्रेष्ठ व्यक्तियों का सर्वोत्तम, यह समस्याओं के समाधान, इसकी अपनी कोई समस्या नहीं। तो सारे भारतवासियों ने बड़े उपलब्ध सत्य को आत्मसात कर लिया है, संस्कृति के संदर्भ में यह कथन गलत है, इसे संस्कृति के संदर्भ में सत्य कथन है। संस्कृति किसकी सर्वोत्तम परिणति है? भावनाओं की, साधनाओं की, कामनाओं की, वासनाओं की। तो बी सही है, साधनाओं की जो है संस्कृति सर्वोत्तम परिणति है। गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक होगा भारतीय संस्कृति की समस्या, भारतीय संस्कृति की देन, भारतीय संस्कृति की विशेषता, भारतीय संस्कृति का महत्व। तो ये सही है, भारतीय संस्कृति की समस्या जो है गद्यांश सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक होगा। भारतीय संस्कृति की समस्या जो है गद्यांश जो है सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक होगा। नीचे दिए गए काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो उन्नत रहा होगा कभी जो हो रहा अनवरत अभी, उन्नत रहा होगा कभी जो हो रहा अवनत अभी। कह रहा है उन्नत रहा होगा कभी जो हो रहा अवनत अभी, जो हो रहा उन्नत अभी, अवनत रहा होगा कभी। हस्ते प्रथम जो पद्य हैं, हस्ते प्रथम जो पद्य हैं, पद्म है, तम पंख में हंसते वही, तम पंख में हंसते वही, मुरझे पड़े रहते कुमुद जो अंत में हंसते वही। उन्नति तथा अवनति प्रकृति का नियम एक आखंड है, चढ़ता प्रथम जो व्योम में गिरता वही मार्तंड है। अतएव अवनति ही हमारी कह रही उन्नति कला, उत्थान ही जिसका नहीं उसका पता नहीं क्या भला। तो उन्नत रहा होगा कभी जो हो रहा अवनत अभी, उन्नत रहा होगा कभी जो हो रहा अवनत अभी, जो हो रहा उन्नत अभी, अवनत रहा होगा कभी। हंसते प्रथम जो पद्म है, तम पंख में हंसते वही, मुरझे पड़े रहते कुमुद जो अंत में हंसते वही। उन्नति तथा अवनति प्रकृति का नियम एक आखंड है, चढ़ता प्रथम जो व्योम में गिरता वही मार्तंड है। अतएव अवनति ही हमारी कह रही उन्नति कला, उत्थान ही जिसका नहीं उसका पता नहीं क्या भला। तो पद्म का सही अर्थ क्या है? फूल है, गुलाब है, पन्ना है, ये कमल है। पद्म का सही अर्थ क्या है? तो इसमें से पद्म जो है ये कमल का अर्थ है। पद्म का सही अर्थ क्या है? कमल है। पद्म का सही अर्थ क्या है? कमल है। अगर बात करें मार्तंड का आशय क्या है, 142 नंबर, तो मार्तंड का आशय है सूर्य से है। मार्तंड का आशय चंद्र, सूर्य, जहाज, देवता। तो सूर्य से सही अर्थ है सूर्य। तम पंख में कौन सा अलंकार है? यमक है, अनुप्रास, रूपक, उपमा। तो तम पंख में अलंकार जो है रूपक अलंकार है। तम पंख में रूपक अलंकार है। यहाँ तम उपमेय का पंख उपमान पर निषेध रहित आरोप है। तम पंख में रूपक अलंकार है, यहाँ तम उपमेय का पंख उपमान पर निषेध रहित आरोप है। 144 क्वेश्चन है कि काव्यांश का मुख्य भाव क्या है? पश्चाताप, निराशा, हताशा या आशा। तो
काव्यांश का मुख्य भाव जो है आशा है, डी सही है। काव्यांश का मुख्य भाव क्या है? आशा है। 145 क्वेश्चन है कि व्योम किसका पर्यायवाची है? गगन का, सागर का, धरती का, बादल का। तो ए सही है। व्योम जो है ये गगन का पर्यायवाची है। व्योम गगन का पर्यायवाची है। इसके अन्य पर्यायवाची इस प्रकार हैं। आकाश हो गया, दो हो गए, दो, अब्र, अंबर, नभ, अंतरिक्ष, अनंत, आसमान। आकाश, दो, अब्र, अंबर, नभ, अंतरिक्ष, अनंत, आसमान, ये सभी जो है व्योम के पर्यायवाची है। गगन भी है, आकाश भी है, दो भी है, अब्र भी है, अंबर भी है, नभ भी है, अंतरिक्ष, अनंत, आसमान इत्यादि। अगला जो है ये पद्यांश गद्यांश को पढ़कर पूछेंगे, प्रश्नों को उत्तर दीजिए। तो पद्यांश क्या था कि उन्नत रहा होगा कभी जो हो रहा अवनत अभी, जो हो रहा उन्नत कभी अवनत रहा होगा कभी। हंसते प्रथम जो पद में है तम पंख में हंसते वही, मुरझे पड़े रहते कुमुद जो अंत में हंसते वही। उन्नति तथा अवनति प्रकृति का नियम एक अखंड है, चढ़ता प्रथम जो व्योम में गिरता वही मार्तंड है। अतएव अवनति ही हमारी कह रहे उन्नति कला, उत्थान ही जिसका नहीं उसका पतन ही क्या भला। तो पद्म का सही अर्थ हमने बताया फूल, गुलाब, पन्ना, कमल। तो पद्म का सही अर्थ कमल है। मार्तंड का आशय सूर्य से है। तम पंख में कौन सा अलंकार? तो हमने बताया इसमें अभिप्राय रूपक अलंकार है। यहाँ तम जो है उपमेय का पंख उपमान पर निषेध रहित आरोप है। व्योम किसका पर्यायवाची है? तो व्योम जो है काव्यांश का मुख्य भाव क्या है? तो आशा है। व्योम किसका पर्यायवाची है? तो गगन का है। और इसका जो है आकाश, दो, अब्र, अंबर, नभ, अंतरिक्ष, अनंत, आसमान इत्यादि है। अगला है 146 से 150 तक नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हिंदी में रीतिकाल की जितनी निंदा हुई है उतनी किसी और काल की नहीं। फिर भी यह ध्यान देने की बात है कि पाश्चात्य जगत में कविता की जो कसौटी आज मान पा रही है उस पर हिंदी के सभी कालों को कसें तो कदाचित जो है रीतिकाल अन्य सभी कालों से श्रेष्ठ सिद्ध हो जाएगा। क्योंकि हिंदी का आदिकाल कला के लंगड़ाने का काल था। हिंदी का जो आदिकाल था कला के लंगड़ाने का काल था। और भक्ति काल में यद्यपि विद्यापति, सूरदास, मीरा और तुलसीदास सभी नियमों के अपवाद होने के कारण आलोचना की नोक से परे हो जाते हैं, किंतु शेष कवियों के विषय में यह कहा जा सकता है कि उन्होंने कला नहीं धर्म और सदाचार की सेवा की है। किंतु शेष कवियों के विषय में यह कहा जा सकता है कि उन्होंने कला नहीं धर्म और सदाचार की सेवा की है। तो हिंदी में रीतिकाल की जितनी निंदा हुई है उतना किसी और काल की नहीं। फिर भी यह ध्यान देने की बात है कि पाश्चात्य जगत में कविता की जो कसौटी आज मान पा रही है उस पर हिंदी के सभी कालों को कसें तो कदाचित रीतिकाल अन्य सभी कालों से श्रेष्ठ सिद्ध हो जाएगा। क्योंकि हिंदी का आदिकाल कला के लंगड़ाने का काल था। और भक्ति काल में यद्यपि विद्यापति, सूरदास, मीरा और तुलसीदास सभी नियमों के अपवाद होने के कारण आलोचना की नोक से परे हो जाते हैं, किंतु शेष कवियों के विषय में यह कहा जा सकता है कि उन्होंने कला नहीं धर्म और सदाचार की सेवा की है। 146 क्वेश्चन है कि गद्यांश के आधार पर भक्ति काल के अन्य कवियों ने किसकी सेवा की है? धर्म और सदाचार की, राष्ट्र की, विचारधारा की, कला की। तो गद्यांश के आधार पर भक्ति काल के अन्य कवियों ने किसकी सेवा की? तो ए सही, धर्म और सदाचार की जो है सेवा की है। 147 क्वेश्चन है कि किस काल की सर्वाधिक निंदा हुई? आदिकाल, आधुनिक काल, भक्ति काल, रीतिकाल। तो किस काल की सर्वाधिक निंदा हुई है? तो इसमें रीतिकाल की जो है भैया सर्वाधिक निंदा हुई है। 148 क्वेश्चन है कि गद्यांश के अनुसार कौन आलोचना की नोक से परे है? कबीरदास, रैदास, सूरदास, जायसी। तो कौन जो है आलोचना की नोक से परे है? तो सी सही है, सूरदास। गद्यांश के अनुसार सूरदास जो है आलोचना की नोक से परे हैं। 149 क्वेश्चन है कि पाश्चात्य जगत की काव्य कसौटी पर किस काल की कविता अधिक खरी उतरने की संभावना है? 149 क्वेश्चन है कि पाश्चात्य जगत की काव्य कसौटी पर
किस काल की कविता अधिक खरी उतरने की संभावना है? आदिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, भक्तिकाल। तो इसका सही जवाब रीतिकाल है। पाश्चात्य जगत की काव्य कसौटी पर रीतिकाल की कविता जो है अधिक खरी उतरने की संभावना है। रीतिकाल की कविता जो है अधिक खरी उतरने की संभावना है। 150 क्वेश्चन है कि कला के लंगड़ाने का काल था? रीतिकाल, आदिकाल, आधुनिक काल, भक्तिकाल। तो कला के लंगड़ाने का काल जो था वो आदिकाल था। बी सही जवाब है। 151 क्वेश्चन है कि संवाद का संधि विच्छेद क्या होगा? सनधनवाद होगा या समधनवाद होगा या साधनवाद या समधनवाद। तो इसका सही जवाब बी है, समधनवाद बराबर संवाद। तो संवाद होगा। यह व्यंजन संधि का उदाहरण है। मोनुस्वारा सूत्र में माँ का अनुस्वार में परिवर्तन हो जाता है। मोनुस्वारा सूत्र से माँ का अनुसार में परिवर्तन हो जाता है। 152 क्वेश्चन है कि जनसंचार का कौन सा माध्यम दृश्य श्रव्य माध्यम नहीं है? तो दूरदर्शन, पत्रिकाएं, वीडियो, सिनेमा। तो बी सही है। पत्रिकाएं जो है जनसंचार का माध्यम जो है दृश्य श्रव्य नहीं है। कौन सा? तो पत्रिकाएं। दूरदर्शन, वीडियो, सिनेमा ये सभी हैं। तो पत्रिकाएं जनसंचार का दृश्य श्रव्य माध्यम नहीं, ये केवल दृश्य माध्यम के अंतर्गत आते हैं। दृश्य माध्यम में ये मुद्रण माध्यम, प्रिंट मीडिया के अंतर्गत आती हैं। 153 क्वेश्चन है कि भाव जिसके हृदय में रहते हैं उसे क्या कहते हैं? भाव जिसके हृदय में रहते हैं उसे क्या कहते हैं? उद्दीपन, आलंबन, अनुभाव या आश्रय। तो भाव जिसके हृदय में रहते हैं उसे क्या कहते हैं? आश्रय कहते हैं। भाव जिसके हृदय में रहते हैं उसे आश्रय कहते हैं। स्थायी भावों को जागृत करने वाले कारण को विभाव कहते हैं। विभाव के दो भेद हैं, पहला नंबर आलंबन एवं दूसरा उद्दीपन। भावों की प्रबलता में कमी या तेजी लाने वाले साधन को उद्दीपन कहते हैं। पुनः आलंबन जो है दो प्रकार के होते हैं, पहला नंबर आश्रय, दूसरा नंबर विषय। जिसके हृदय में रस की उत्पत्ति होती है उसे आश्रय कहते हैं तथा जिसके लिए होती है उसे विषय कहते हैं। तो जिसके हृदय में रस की उत्पत्ति होती है उसे आश्रय कहते हैं तथा जिसके लिए होती है उसे क्या कहते हैं? विषय कहते हैं। 154 क्वेश्चन है कि दिग्गज का संधि विच्छेद क्या होगा? दिग्गज का संधि विच्छेद क्या होगा? दिधन गज, दिग्धन गज या दिग्धन गज। तो डी सही है। दिग्धन गज जो है दिग्गज का संधि विच्छेद है। यह व्यंजन संधि का उदाहरण है यदि का चाटा तपा के बाद किसी वर्ग का तृतीय या चतुर्थ वर्ण आए अथवा यार अलावा अथवा कोई स्वर आए तो का चाटा तपा के स्थान पर अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। यथा अच धन अंत बराबर अजंत हो गया, दिग धन भ्रम बराबर दिग्भ्रम, वाक धन जाल बराबर वाकजाल, जगत धन आनंद बराबर जगदानंद, खट धन दर्शन बराबर खट दर्शन, सत धन वाणी बराबर शतवाणी। तो दिग धन गज बराबर डी से है, दिग धन गज बराबर दिग्गज। और हमने बताया कि दिग्गज का संधि विच्छेद दिग धन गज बराबर दिग्गज। यह व्यंजन संधि का उदाहरण यदि का चाटा तापा के बाद किसी वर्ग का तृतीय या चतुर्थ वर्ण आए अथवा यार अलावा अथवा कोई स्वर आए तो का चाटा तापा के स्थान पर अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। यथा अच धन अंत बराबर अजंत, वाक धन जाल बराबर वाकजाल, खट धन दर्शन बराबर खट दर्शन, दिग धन भ्रम बराबर दिग्भ्रम, जगत धन आनंद बराबर जगदानंद और शत धन वाणी बराबर शतवाणी। 155 क्वेश्चन है कि अग्नि का पर्यायवाची शब्द क्या है? लोचन है, अनल है, अनिल है, धनुज है। तो इसमें से अग्नि का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो बी सही है, अनल है। अग्नि का पर्यायवाची शब्द अनल है, जबकि अनिल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? हवा का पर्यायवाची शब्द है अनिल। अनल जो है अग्नि का है, अनिल जो है हवा का पर्यायवाची शब्द है। अग्नि के अन्य पर्यायवाची शब्द आग है, वहीन है, पावक है, अनल है, वायुशाखा है, दहन है, धूमकेतु है, कृषाणु। आग, वहीन, पावक, अनल, वायुशाखा, दहन, धूमकेतु, कृषाणु। आग, वहीन, पावक, अनल, वायुशाखा, दहन, धूमकेतु, कृषाणु ये सभी जो है अग्नि के पर्यायवाची। अनिल जो है हवा का पर्यायवाची। तो आग, वहीन, पावक, अनल, वायुशाखा, दहन, धूमकेतु, कृषाणु। अगला क्वेश्चन है कि गीतिका छंद के एक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 24, 22, 26 या 28।
तो गीतिगत छंद के एक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 156 नंबर का सही जवाब जो होगा सी होगा, 26 मात्राएं होती हैं। गीतिगत छंद के एक चरण में जो है 26 मात्राएं होती हैं। उदाहरण अगर देखें तो मातृभू शी मातृभू है, अन्य से तुलना नहीं। मातृभू शी मातृभू है, अन्य से तुलना नहीं। तो गीत का छंद के एक चरण में कितनी मात्राएं होती है? 26। और उदाहरण हमने मातृभू से शी मातृभू है, अन्य से तुलना नहीं। तो ये जो है उदाहरण है। ठीक है, अगला 157 क्वेश्चन है कि यथाशक्ति में कौन सा समास द्विगु तत्पुरुष अव्ययी भाव द्वंद्व? तो यथाशक्ति में जो है अव्ययी भाव समास है। यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास, इसका समास विग्रह है शक्ति के अनुरूप। शक्ति के अनुरूप यथाशक्ति। अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान एवं अव्यय होता है तथा समस्त पद अव्यय की भांति कार्य करता है। इसके पहले गीतिका छंद के एक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं ये पूछा था, तो 26 मात्राएं हमने बताई थी। उदाहरण मातृभू शी मातृभू है, अन्य से तुलना नहीं। यथाशक्ति में कौन समास है? अव्ययी भाव समास हमने बताया। और शक्ति के अनुरूप अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान एवं अव्यय होता है तथा समस्त पद अव्यय की भांति कार्य करता है। 158 क्वेश्चन है कि बिनु पद चलय सुनय बिनु काना। बिनु पद जो है चलय सुनय बिनु काना, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? प्रतीक, विभावना, विरोधाभास, असंगति। तो इसका सही जवाब भी है विभावना अलंकार है कि बिनु पद चलय सुनय बिनु काना, पंक्ति में कौन सा अलंकार? विभावना अलंकार है कि बिनु पद चलय सुनय बिनु काना, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? विभावना अलंकार। विभावना अलंकार। जब बिना कारण के ही कार्य का होना दिखाया या पाया जाए तो उसे विभावना अलंकार कहते हैं। जब बिना कारण के ही कार्य का होना दिखाया या पाया जाता है जाए तो उसे विभावना अलंकार कहते हैं। यहाँ भी बिना पैर के चलना तथा बिना कान के सुनने का कार्य हो रहा है। तो इसमें बताया गया कि जब बिना कारण के ही कार्य का होना दिखाया या पाया जाए तो उसे विभावना अलंकार कहते हैं। यहाँ भी बिना पैर के चलना तथा बिना कान के सुनने का कार्य हो रहा है। तो बिनु पद चलय सुनय बिनु काना, तो पंक्ति में कौन सा अलंकार है? विभावना अलंकार। तो हमने बताया जब बिना कारण के ही कार्य का होना दिखाया या पाया जाए तो उसे विभावना अलंकार कहते हैं। यहाँ भी बिना पैर के चलना तथा बिना कान के सुनने का कार्य हो रहा है। 159 क्वेश्चन है कि पत्रकारिता को आधुनिक युग का कौन सा वेद कहा जाता है? पत्रकारिता को आधुनिक युग का कौन सा वेद कहा जाता है? 7वां, 6ठा, 8वां या 5वां? तो डी है 5वां। पत्रकारिता को आधुनिक युग का 5वां वेद कहा जाता है। पत्रकारिता को आधुनिक युग का कौन सा वेद कहा जाता है? तो 5वां वेद कहा जाता है पत्रकारिता को। 160 क्वेश्चन है कि इंद्र वज्रा छंद के एक चरण में कितने वर्ण होते हैं? कितने वर्ण होते हैं इंद्र वज्रा छंद में के एक चरण में कितने वर्ण होते हैं? तो इसका 11 है, 12 है, 13 है या 14 है। तो इंद्र वज्रा छंद के एक चरण में कितने वर्ण होते हैं? तो इसका सही जवाब 11 है। इंद्र वज्रा छंद के एक चरण में 11 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं? तो 11 वर्ण होते हैं। इंद्र वज्रा छंद के एक चरण में 11 वर्ण होते हैं। इंद्र वज्रा छंद एक समवर्ण वृत्त छंद है। इसका लक्षण इस प्रकार है। स्यादि इंद्र वज्रा यदि तौ जगो गाह। तो स्यादि इंद्र वज्रा यदि तौ जगो गाह, इसके प्रत्येक चरण में 2 तगण, 1 जगण और 2 गुरु के क्रम में वर्ण रखे जाते हैं। तो इंद्र वज्रा छंद के एक चरण में कितने वर्ण होते हैं? तो हमने 11 बताया। इंद्र वज्रा छंद एक समवर्ण वृत्त छंद है और इसका लक्षण इस प्रकार है। स्यादि इंद्र वज्रा यदि तौ जगो गाह, इसके प्रत्येक चरण में 2 तगण, 1 जगण और 2 गुरु के क्रम में वर्ण रखे जाते हैं। 161 क्वेश्चन है कि प्रयोजन मूलक हिंदी को क्या कहा जाता है? व्यवहारिक हिंदी, साहित्यिक हिंदी, मानक हिंदी या अलंकारिक हिंदी? प्रयोजन मूलक हिंदी को क्या कहा जाता है? तो ये सही है, व्यवहारिक हिंदी कहा जाता है। प्रयोजन मूलक हिंदी को क्या कहा जाता है? तो व्यवहारिक हिंदी कहते हैं। प्रयोजन मूलक हिंदी को क्या कहते हैं? व्यवहारिक हिंदी कहा जाता है। यह प्रायः कामकाज की भाषा होती है। तो प्रयोजन मूलक हिंदी को क्या कहते हैं? व्यवहारिक हिंदी। और यह प्रायः क्या होता है? कामकाज की भाषा होती है प्रयोजन मूलक हिंदी।
तो 161 क्वेश्चन ये है, प्रयोजन मूलक हिंदी को क्या कहा जाता है? तो व्यवहारिक हिंदी, और यह प्रायः कामकाज की भाषा होती है। 162 क्वेश्चन है कि समाचार के शीर्षक के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? समाचार के शीर्षक के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? शीर्षक की काया लंबी होती है, यह मोटे अक्षरों में लिखा छपा होता है, इससे पाठकों को आकर्षित करने में सफल होना चाहिए, इसमें समाचार का मूल भाव केंद्रित होता है। तो ये सही है कि सही नहीं है, शीर्षक की काया लंबी होती है, ये सही नहीं है, बल्कि यह मोटे अक्षरों में लिखा छपा होता है, इससे पाठकों को आकर्षित करने में सफल होना चाहिए, ये भी सही है, इसमें समाचार का मूल भाव केंद्रित होता है। शीर्षक की काया बॉडी लंबी होती है, समाचार के शीर्षक के संबंध में यह कथन सही नहीं, समाचार का शीर्षक सदैव मोटे अक्षरों में लिखा या छपा होता है, इससे पाठकों को आकर्षित करने में सफल होना चाहिए तथा इसमें समाचार का मूल भाव केंद्रित होना चाहिए। 163 क्वेश्चन है कि किसी दृश्य की मूल की आवाज़ की जगह दूसरी भाषा की आवाज़ को समायोजित करने की तकनीकी क्या कहते हैं? पार्श्वगायन, पार्श्वभाषण, पार्श्ववाचन, पार्श्व अनुवाद। किसी दृश्य की मूल आवाज़ की जगह दूसरी भाषा की आवाज़ को समायोजित करने की तकनीक क्या कहती है? तो इसे पार्श्ववाचन कहते हैं। किसी दृश्य की मूल आवाज़ की जगह दूसरी भाषा की आवाज़ को समायोजित करने की तकनीक पार्श्ववाचन है। 164 क्वेश्चन है कि प्रयोजन मूलक हिंदी की विशिष्टता क्या नहीं है? प्रयोजन मूलक हिंदी की विशिष्टता क्या नहीं है? अनुप्रयुक्तता, भाषिक विशिष्टता, कलात्मकता, वैज्ञानिकता। तो सी सही है, कलात्मकता नहीं है। प्रयोजन मूलक हिंदी की विशिष्टता कलात्मकता नहीं है, बल्कि अनुप्रयुक्तता, भाषिक विशिष्टता, वैज्ञानिकता, ये सभी हैं। कलात्मकता प्रयोजन मूलक हिंदी की विशेषता नहीं, अनुप्रयुक्तता, एप्लीकेबिलिटी, भाषिक विशेषता तथा वैज्ञानिकता प्रयोजन मूलक हिंदी की विशेषता है। 165 क्वेश्चन है कि पत्रकारिता में समाचार विवरण को कहते हैं स्लग कहते हैं, डमी कहते हैं, या लीडर, या स्टोरी। तो पत्रकारिता में समाचार विवरण को क्या कहते हैं? तो इसे डी कहते हैं, स्टोरी कहते हैं। पत्रकारिता में समाचार विवरण को स्टोरी कहते हैं। तो पत्रकारिता में समाचार विवरण को क्या कहते हैं? स्टोरी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि समाचार के बारे में क्या सही नहीं है? 166 क्वेश्चन, समाचार के बारे में क्या सही नहीं है? प्रकाशन योग्य बनाने के लिए उनका पुनर्लेखन करना पड़ता है, कुछ अंशों को काटना पड़ता है, घटनाओं की प्रस्तुति को क्रमबद्ध ढंग से सजाना पड़ता है, यह समाचार जिस रूप में प्राप्त होते हैं उसी रूप में प्रकाशित होते हैं। तो समाचार के बारे में क्या सही नहीं है? तो इसका डी सही जवाब है, समाचार जिस रूप में प्राप्त होते हैं उसी रूप में प्रकाशित होते हैं, ये सही नहीं है। समाचार जिस रूप में प्राप्त होते हैं उसी रूप में प्रकाशित होते हैं, ये सही नहीं, बल्कि प्रकाशन योग्य बनाने के लिए उनका पुनर्लेखन करना पड़ता है। प्रकाशन योग्य बनाने के लिए उनका क्या करना पड़ता है? पुनर्लेखन करना पड़ता है, कुछ अंशों को काटना पड़ता है, घटनाओं की प्रस्तुति को क्रमबद्ध ढंग से सजाना पड़ता है। तो समाचार जिस रूप में प्राप्त होते हैं उसी रूप में प्रकाशित होते हैं, समाचार के बारे में सही नहीं है, क्योंकि संवाददाता जिस रूप में समाचार देता है उसमें संपादन सुधार करके ही संपादक इसे प्रकाशित करता है। समाचार के संदर्भ में अन्य कथन सही है। तो 167 क्वेश्चन है कि रेडियो पत्रकारिता के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? रेडियो पत्रकारिता के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो रेडियो जो है समाचार श्रोताओं की जिज्ञासा पैदा करते हैं, रेडियो समाचार संक्षिप्त होते हैं, रेडियो सिर्फ समाचार का प्रसारण करता है, रेडियो पत्रकारिता की भाषा मुद्रित पत्रकारिता से भिन्न होती है। तो कौन सा इसमें से सही नहीं है? तो सी सही नहीं है, रेडियो सिर्फ समाचार का प्रसारण करता है, ये सही नहीं है। रेडियो जो है समाचार श्रोताओं में क्या करता है? जिज्ञासा पैदा करते हैं। रेडियो समाचार संक्षिप्त होते हैं, रेडियो पत्रकारिता की भाषा क्या होती है? मुद्रित पत्रकारिता से भिन्न होती है। तो सी सही है, रेडियो सिर्फ समाचार का प्रसारण करता है, रेडियो पत्रकारिता के संदर्भ में यह कथन सही नहीं है। रेडियो समाचार श्रोताओं में जिज्ञासा पैदा करते हैं, रेडियो समाचार संक्षिप्त होते हैं, रेडियो पत्रकारिता की भाषा मुद्रित पत्रकारिता से भिन्न होती है। उक्त तीनों कथन रेडियो पत्रकारिता के संदर्भ में सही है। 168 क्वेश्चन है कि विज्ञापन का उद्देश्य क्या नहीं होता है? उपभोक्ता को लाभ पहुंचाना,
विक्रेता की मदद करना, उत्पादक और उपभोक्ता में अच्छे संबंध बनाना, या उत्पादक को लाभ पहुंचाना। तो विज्ञापन का उद्देश्य क्या नहीं होता है, तो ये सही है। उपभोक्ता को लाभ पहुंचाना ये उद्देश्य नहीं होता है, बल्कि विक्रेता की मदद करना है, उत्पादक और उपभोक्ता में अच्छे संबंध बनाना है, उत्पादक को लाभ पहुंचाना। तो उपभोक्ता को लाभ पहुंचाना विज्ञापन का उद्देश्य नहीं होता, विक्रेता की मदद करना, उत्पादक और उपभोक्ता में अच्छे संबंध बनाना तथा उत्पादक को लाभ पहुंचाना विज्ञापन के प्रमुख उद्देश्य हैं। 169 क्वेश्चन है कि फीचर लेखन के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। पत्रकारिता के क्षेत्र में यह नवविकसित विधा है, इसमें आलोचना दृष्टि प्रधान होती है। निबंध और लेख से साम्य होने के बावजूद यह दोनों से पृथक है, इसमें रोचकता, सहजता और सरलता होती है। तो गलत कथन है कि इसमें आलोचना दृष्टि प्रधान होती है, यह गलत है। बल्कि पत्रकारिता के क्षेत्र में यह नवविकसित विधा है, फीचर जो है लेखन, निबंध और लेख से साम्य होने के बावजूद यह दोनों से पृथक है, इसमें रोचकता, सहजता और सरलता होती है। तो इसमें आलोचना दृष्टि प्रधान होती है, फीचर लेखन के संदर्भ में गलत कथन है। पत्रकारिता के क्षेत्र में यह नवविकसित विधा है, निबंध और लेख से साम्य होने के बावजूद यह दोनों से पृथक है, इसमें रोचकता, सहजता और सरलता होती है। उक्त तीनों कथन जो है फीचर के संदर्भ में सही है। 170 क्वेश्चन है कि विज्ञापन लेखन के संदर्भ में क्या सही नहीं है। तो विज्ञापन लेखन की पूर्व तैयारी नहीं करनी पड़ती, यह एक सृजनात्मक और मौलिक कार्य है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। विज्ञापन के उद्देश्यों को पकड़ना या लक्षित उपभोक्ता की रुचियों को पहचानना होता है। तो इसका ये सही जवाब है। क्या सही नहीं, तो विज्ञापन लेखन के पूर्व जो है तैयारी नहीं करनी पड़ती, ये गलत है। यह एक सृजनात्मक और मौलिक कार्य है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। विज्ञापन के उद्देश्य को पकड़ना, लक्षित उपभोक्ता की रुचियों को पहचानना होता है। तो विज्ञापन लेखन की पूर्व तैयारी नहीं करनी पड़ती, विज्ञापन लेखन के संदर्भ में सही कथन नहीं है। यह एक सृजनात्मक और मौलिक कार्य है और सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। विज्ञापन के उद्देश्यों को पकड़ना और लक्षित उपभोक्ता की रुचियों को पहचानना होता है। ये सभी कथन विज्ञापन लेखन के संदर्भ में सही है। 171 क्वेश्चन है कि प्रूफ संशोधन में चिन्ह डी का आशय क्या है। प्रूफ संशोधन में चिन्ह डी का आशय दाएं करें, हटा दें, उद्धरण दें या मिला दें। तो बी से हटा दें। प्रूफ संशोधन में चिन्ह डी का आशय है हटा दें या डिलीट करें। 172 क्वेश्चन है कि समाचार की पांडुलिपि के प्रत्येक पृष्ठ पर दाईं और ऊपर लिखे गए संकेत को क्या कहते हैं। समाचार की पांडुलिपि के प्रत्येक पृष्ठ पर दाईं और ऊपर लिखे गए संकेत को क्या कहते हैं। स्लग कहते हैं, स्तंभ, स्पाइक या स्टीरियो कहते हैं। तो इसे स्लग कहते हैं। समाचार की पांडुलिपि के प्रत्येक पृष्ठ पर दाईं ओर लिखे गए संकेत को स्लग कहते हैं। क्या कहते हैं, स्लग कहते हैं। समाचार की पांडुलिपि के प्रत्येक पृष्ठ पर दाईं ओर ऊपर लिखे गए संकेत को क्या कहते हैं, स्लग कहते हैं। 173 क्वेश्चन है कि रिपोर्टाज के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो यह सहसा घटित महत्वपूर्ण घटना की संवेदनशील अभिव्यक्ति है, इसमें संवेदना की प्रधानता होती है, इसमें कल्पना की प्रधानता होती है। यह कहानी, रूपक और रपट के संबेल तत्व को समाहित करने वाली विधा है। तो कौन सा सही नहीं है, तो सी सही नहीं है। इसमें कल्पना की प्रधानता होती है रिपोर्टाज में, यह सही नहीं है। बल्कि यह सहसा घटित महत्वपूर्ण घटना की संवेदनशील अभिव्यक्ति है। यह सहसा घटित महत्वपूर्ण घटना की क्या है, संवेदनशील अभिव्यक्ति है। और इसमें जो है संवेदना की प्रधानता होती है। यह कहानी, रूपक और रपट के संबेल तत्वों को समाहित करने वाली विधा है। इसमें कल्पना की प्रधानता होती है। रिपोर्टाज के बारे में यह कथन सही नहीं। यह सहसा घटित महत्वपूर्ण घटना की संवेदनशील अभिव्यक्ति है, इसमें संवेदना की प्रधानता होती है। यह कहानी, रूपक और रपट के संवेद जो है तत्वों को समाहित करने वाली विधा है। रिपोर्टाज के बारे में सही कथन है। 174 क्वेश्चन है कि साक्षात्कारकर्ता के लिए कौन सा अनिवार्य गुण नहीं है। तो साक्षात्कारकर्ता के लिए कौन सा अनिवार्य गुण नहीं, मृदुभाषिता, स्पष्ट उच्चारण, पक्षपात रहित दृष्टि या सुंदरता। तो साक्षात्कारकर्ता के लिए कौन सा अनिवार्य गुण नहीं है, तो इसका डी सही जवाब है। सुंदरता जो है साक्षात्कारकर्ता के लिए अनिवार्य गुण नहीं है, बल्कि मृदुभाषिता है और स्पष्ट उच्चारण है और पक्षपात रहित दृष्टि है। मृदुभाषिता, स्पष्ट उच्चारण होना चाहिए और पक्षपात रहित दृष्टि होनी चाहिए, बल्कि सुंदरता इसमें सही नहीं है।
तो साक्षात्कार वार्ता के लिए सुंदरता अनिवार्य गुण नहीं है। उक्त तीनों मृदुभाषिता, स्पष्ट उच्चारण तथा पक्षपात रहित दृष्टि जो है साक्षात्कार वार्ता के अनिवार्य गुण है। 175 क्वेश्चन है कि दृश्यांकित करने से पूर्व कथा को ध्यान में रखकर दृश्यों का जो विवरण तैयार किया जाता है उसे क्या कहते हैं? दृश्यांकित करने से पूर्व कथा को ध्यान में रखकर दृश्यों का जो विवरण तैयार किया जाता है उसे क्या कहते हैं? फीचर लेखन, विज्ञापन लेखन, पटकथा या उद्घोषणा। तो इसे पटकथा कहते हैं, सी सही है। कि दृश्यांकित करने से पूर्व कथा को ध्यान में रखकर दृश्यों का जो विवरण तैयार किया जाता है उसे क्या कहते हैं? पटकथा कहते हैं, उसे पटकथा कहते हैं। कि दृश्यांकित करने से पूर्व कथा को ध्यान में रखकर दृश्यों का जो विवरण तैयार किया जाता है उसे पटकथा कहते हैं। 176 क्वेश्चन है कि दूरदर्शन समाचार के बारे में कौन सा कथन ठीक नहीं है? तो समाचार सत्यता पर आधारित हो, समाचार लेखन निष्पक्ष हो, शब्दों और चित्रों का तालमेल आवश्यक नहीं। डी है कि चित्र महत्वपूर्ण हो और शब्द उसकी सहयोगी भूमिका में। तो इसमें से सही कौन सा है? सी सही है। जो ठीक नहीं है तो सी जो है ठीक नहीं है। 176 का सी जो है ठीक नहीं है। कि शब्दों और चित्रों का तालमेल आवश्यक नहीं है, शब्दों और चित्रों का तालमेल आवश्यक नहीं है दूरदर्शन समाचार के बारे में। समाचार सत्यता पर आधारित हो और समाचार लेखन निष्पक्ष हो। और डी है कि चित्र महत्वपूर्ण हो और शब्द उसकी सहयोगी भूमिका में। तो शब्दों और चित्रों का तालमेल आवश्यक नहीं, यह कथन दूरदर्शन समाचार के बारे में ठीक नहीं, क्योंकि शब्दों और चित्रों के मध्य तालमेल न होने की दशा में समाचार भ्रामक हो जाएगा। और समाचार सत्यता पर आधारित हो, समाचार लेखन निष्पक्ष हो, चित्र महत्वपूर्ण हो और शब्द उसकी सहयोगी भूमिका में हो। उक्त तीनों ही कथन दूरदर्शन समाचार के बारे में ठीक है। 177 क्वेश्चन है कि दूरदर्शन के बारे में क्या सही नहीं है? तो यह समाचार मनोरंजन और विज्ञापन का माध्यम बन गया है। दूरदर्शन जनमत निर्माण में महत्वपूर्ण सहभागी है। जीवंत दृश्यों की प्रस्तुति के कारण इसकी लोकप्रियता अधिक है। डी है कि इसके विज्ञापनों ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों को दिवालिया बना दिया है। तो डी सही है कि इसके विज्ञापनों ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों को दिवालिया बना दिया है। ये कथन सही नहीं है, बल्कि यह समाचार मनोरंजन और विज्ञापन का माध्यम बन गया है। दूरदर्शन जनमत निर्माण में महत्वपूर्ण सहभागी है। जीवंत दृश्यों की प्रस्तुति के कारण इसकी लोकप्रियता क्या है? अधिक है। अगला क्वेश्चन है 178 क्वेश्चन की वृत्त चित्र डॉक्यूमेंट्री के बारे में कौन सा कथन सही नहीं? वृत्त चित्र डॉक्यूमेंट्री के बारे में कौन सा कथन सही नहीं? तो इसमें विषयों की अंतिम तह तक जाने का प्रयास किया जाता है। इसका उद्देश्य मनोरंजन होता है। वर्तमान और भावी पीढ़ी को सूचना, शिक्षा और प्रेरणा देने के लिए बनाई जाती है। डी है कि अतीत के जीवंत दस्तावेज के रूप में जानी जाती है। तो कौन सा सही नहीं है? तो इसका सही जवाब बी है। इसका उद्देश्य मनोरंजन होता है, ये सही नहीं है, बल्कि इसमें विषयों की अंतिम तह तक जाने का प्रयास किया जाता है डॉक्यूमेंट्री वृत्त चित्र के बारे में। और वर्तमान और भावी पीढ़ी को सूचना, शिक्षा और प्रेरणा देने के लिए बनाई जाती है। अतीत के जीवंत दस्तावेज के रूप में जानी जाती है। तो इसका उद्देश्य मनोरंजन होता है। वृत्त चित्र डॉक्यूमेंट्री के बारे में यह कथन सही नहीं। इसमें विषयों के अंतिम तह तक जाने का प्रयास किया जाता है। वर्तमान और भावी पीढ़ी को सूचना, शिक्षा और प्रेरणा देने के लिए बनाई जाती है। उक्त तीनों कथन जो है वृत्तचित्र डॉक्यूमेंट्री के बारे में सही कथन है। 169 क्वेश्चन है कि राजकीय कामकाज के माध्यम के रूप में प्रयुक्त होने वाली भाषा क्या कहलाती है? संचार भाषा, राष्ट्रभाषा, संपर्क भाषा, राजभाषा। तो राजकीय कामकाज के माध्यम के रूप में प्रयुक्त होने वाली भाषा को राजभाषा कहते हैं। राजकीय कामकाज के माध्यम के रूप में प्रयुक्त होने वाली भाषा राजभाषा कहलाती है। देश की अधिकाधिक जनता द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली भाषा जिससे जन भावनाएं जुड़ी हों उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। संचार माध्यमों, समाचार पत्र, दूरदर्शन आदि की भाषा को संचार भाषा कहते हैं। उस भाषा को संपर्क भाषा कहते हैं जो किसी क्षेत्र में सामान्य रूप से किसी भी दो ऐसे व्यक्तियों के बीच प्रयोग हो जिनकी मातृभाषाएं अलग हैं। इसे सेतु भाषा, व्यापार भाषा, सामान्य भाषा या वाहन भाषा भी कहते हैं। 180 क्वेश्चन है कि रेडियो में किसी कार्यक्रम के आरंभ और अंत की सूचना देने का कार्य किसके माध्यम से होता है? समाचार, उद्घोषण, साक्षात्कार, विज्ञापन। तो रेडियो में किसी कार्यक्रम के आरंभ और अंत की सूचना देने का कार्य किसके माध्यम से होता है? तो बी सही है, उद्घोषणा। रेडियो में किसी कार्यक्रम के आरंभ और अंत की सूचना देने का कार्य जो है उद्घोषणा के माध्यम से होता है।